आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो रिमेनिंग पार्ट्स है, रिमेनिंग टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था हाइड्राइड, समूह 15 के हाइड्राइड पढ़ा। तो हाइड्राइड पढ़े थे तो उसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि एमपी बोर्ड में क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। NH3 द्रव है जबकि BH3 गैस, सामान्य सा लॉजिक है। तो आप देखेंगे कि NH3 या NH3 के अणु, अमोनिया अणु, NH3 में नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वो हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होता है। नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणता होता है यह 3.1 होता है, हाइड्रोजन का होता है 2.2 होता है। यह विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता से मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो हम देखते हैं कि जो ये साझे के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, शेयर किया है इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर विस्थापित हो जाता है। अर्थात नाइट्रोजन पर आंशिक ऋण आवेश होता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह सभी नाइट्रोजन में आंशिक रूप से ऋणात्मक और हाइड्रोजन में आंशिक रूप से ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। तो जब NH3 के अणु जब पास आते हैं तो संगुणित होकर विद्युत ऋण परमाणु नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य एक बंध बनता है। तो बंध जो बनता है इसे कहते हैं हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध बनने के कारण, हाइड्रोजन बंध बनने के कारण NH3 द्रव है। हाइड्रोजन बंध बनने के कारण NH3 द्रव अवस्था में होता है। अब यहां देखेंगे BH3 में क्या है। BH3 में फास्फोरस की जो विद्युत ऋणता होता है, फास्फोरस की जो विद्युत ऋणता होता है वह 2.1 होता है। यह दोनों लगभग समान है, हाइड्रोजन और फास्फोरस की विद्युत ऋणता समान है। तो हाइड्रोजन और फास्फोरस की विद्युत ऋणता समान होने के कारण, फास्फोरस और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता समान होने के कारण हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं हो पाता, अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर ही नहीं पाता। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करने के कारण उसमें ना निगेटिव चार्ज आ पाता है ना पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस अर्थात BH3 में हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं हो पाता। इसीलिए BH3 जो होता है वह गैसीय अवस्था में होता है। BH3 जो होता है वह गैसीय अवस्था में होता है, गैस होता है, फास्फिन गैस। समझ गए? तो नाइट्रोजन की चूंकि विद्युत ऋणता का मान 3.1 है, ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जब विभिन्न अमोनिया अणु पास आते हैं तो एक अमोनिया अणु के नाइट्रोजन दूसरे अमोनिया अणु के हाइड्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉट डॉट करके दर्शाते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण अमोनिया जो होता है वह द्रव अवस्था में होता है। BH3 में फास्फोरस और हाइड्रोजन के विद्युत ऋणता का मान लगभग समान होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं हो पाता, इसलिए BH3 गैस है। अब आप देखिए हम लोग और सारे इसके गुण पढ़े, अपचायक गुण भी पढ़े। तो यहां पर क्वेश्चन है BH3 अपचायक है जबकि NH3 नहीं। क्यों? कल हम लोग अपचायक गुण पढ़े थे। अपचायक गुण में हम आपको बताए थे कि NH3 लेस देन BH3 लेस देन
वो स्थायित्व के क्रम में पढ़ेंगे, स्थायित्व के क्रम में, तो यह 1500 डिग्री सेल्सियस पर वियोजित हो जाता है। और यह अस्थायी होगा, अस्थायी है ना। तो सबसे ज्यादा अस्थायी हो गया, इसका यह कारण होता है, यहाँ सुन लें, इसका यह कारण होता है कि विषमत का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। तो विषमत का जो आकार है और हाइड्रोजन की जो बीच की दूरी है वह बंध लंबाई बढ़ जाता है। बंध लंबाई बढ़ने के कारण यह बंध दुर्बल हो जाता है। तो अपचयन के लिए हाइड्रोजन उपलब्ध हो जाता है, इसीलिए यह विस्मतीय जो होता है वह प्रबल अपचायक हो जाता है, pH3 प्रबल अपचायक हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं कि pH3 अपचायक है जबकि NH3 अपचायक नहीं है। तो pH3 का जो स्थायित्व का मान होता है वो NH3 पर से ज्यादा होता है, तो अपचायक उसके स्थायित्व पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या है, फास्फोरस और हाइड्रोजन के मध्य बंध की जो लंबाई होगी वह अधिक होगी। बंध की लंबाई अधिक होने के कारण वियोजन ऊर्जा कम हो जाएगा। तो अपचयन के लिए हाइड्रोजन आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसीलिए pH3 अपचायक गुण दर्शाता है। जबकि नाइट्रोजन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो बंध की जो लंबाई होगी वह कम होगी, तो हाइड्रोजन का वियोजन आसानी से नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो pH3 जो है अपचायक है और NH3 में अपचायक गुण नहीं है। ठीक है, आज हम लोग हैबर विधि से अमोनिया का संश्लेषण, कैसे अमोनिया बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हैबर प्रोसेस है, यह MP बोर्ड में के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, अमोनिया बनता है। यहाँ पर 2NH3 प्लस 22,400 कैलोरी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। यहाँ जो टेम्परेचर रखा जाता है 450 to 500 डिग्री सी, है ना। और उत्प्रेरक के रूप में आपको Fe2O3 उत्प्रेरक और इसके जो वायुमंडलीय दाब होते हैं वह 200 से 800 ATM, है ना। और उत्साहवर्धक के रूप में मोलिब्डेनम चूर्ण, यह चूर्ण उत्साहवर्धक, ठीक है। तो क्या देखते हैं यहाँ पर, एक आयतन नाइट्रोजन, शुद्ध नाइट्रोजन, 3 आयतन शुद्ध हाइड्रोजन को 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 200 से 800 वायुमंडलीय दाब पर उत्प्रेरक Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और उत्साहवर्धक मोलिब्डेनम चूर्ण के साथ प्रवाहित की जाती है, तो अमोनियम गैस बनती है और साथ साथ 22,400 कैलोरी ऊष्मा मुक्त होता है। ठीक है, यह उत्क्रमणीय और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यह हम देखते हैं कि इसके जो ली-सातेली सिद्धांत के अनुसार जब अमोनिया बनता है तो आयतन में कमी होती है। जब अमोनिया बनता है तो क्या होता है, आयतन में कमी होती है। नाइट्रोजन के 1 अणु है, हाइड्रोजन के 3 अणु है, तो यह कुल 4 आयतन होता है और बनता है 2 आयतन अमोनिया बनता है। समझ गए। तो ली-सातेली के अनुसार अमोनिया बनने की प्रक्रिया में आयतन की कमी होती है।
अधिक दाब और कम ताप पर, अधिक दाब और कम ताप पर अमोनिया कम बनता है। तो इसमें जो अमोनिया जो बनता है वह आपका 15% अमोनिया बनता है, 15% अमोनिया बनता है। ठीक है, यह प्रोसेस है, हैबर विधि है। ध्यान से देखें, इसमें एक आयतन शुद्ध नाइट्रोजन गैस और 3 आयतन शुद्ध हाइड्रोजन गैस 1:3 को यहाँ पर संपीड़ित किया जाता है, मतलब कंप्रेस किया जाता है। यहाँ पर पंप है, खींचा जाता है। इससे क्या होता है कि उत्प्रेरक कक्ष में भेजी जाती है। किस कक्ष में भेजी जाती है? उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष का जो ताप होता है यह 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और वायुमंडलीय ताप होता है वह 200 से 800 वायुमंडलीय ताप होता है। तो यह उत्प्रेरक है Fe2O3 और मोलिब्डेनम चूर्ण उत्साहवर्धक होता है। उत्साहवर्धक से यहाँ अर्थ होता है कि प्रोमोटर होता है, मतलब जो अभिक्रिया बन रहा है उससे और बढ़ा देता है। तो मोलिब्डेनम चूर्ण MO चूर्ण यहाँ उत्साहवर्धक का कार्य करता है। तो चूंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ताप को कम कर रहे हैं और दाब को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, दाब को बढ़ा रहे हैं। तो अमोनिया का निर्माण कम होता है, लिस आर्सेनिक के अनुसार। तो अमोनिया का निर्माण कम होता है। इस अमोनिया को द्रवणित इसमें पानी भरा होता है, तो यह पाइप लगी होती है। तो यहाँ पर पाइप क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो जो 15% जो अमोनिया हमें प्राप्त हुआ है वह द्रव के रूप में एकत्रित हो गया, नीचे जमा हो जाता है। और जो शेष रह गया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसे क्या करते हैं, पंप द्वारा खींच लिया जाता है। पंप द्वारा खींचने पर इसे उत्प्रेरक कक्ष में भेज दी जाती है। ठीक है, तो उत्प्रेरक कक्ष में भेज दी जाती है। यही क्रिया जो है वह हमेशा चलता रहता है। तो अमोनिया का निर्माण हैबर प्रोसेस विधि द्वारा इस प्रकार से होता है। ठीक है, फिर हम लोग एक बार और प्रयत्न करते हैं। एक आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन शुद्ध हाइड्रोजन के मिश्रण को 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर उत्साहवर्धक और उत्प्रेरक फेरिक ऑक्साइड और उत्साहवर्धक मोलिब्डेनम चूर्ण पर 200 से 800 वायुमंडलीय ताप पर प्रवाहित किया जाता है। तो अमोनिया गैस बनती है और साथ साथ 22,400 कैलोरी ऊष्मा मुक्त होता है। यह ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया, ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया, उत्क्रमणीय और ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया। तो हम इस देखते हैं कि नाइट्रोजन का 1 आयतन है और हाइड्रोजन का 3 आयतन, टोटल 4 आयतन हो गया। और बनता कितना है? 2 आयतन अमोनिया बनता है। समझ रहे ना? तो लिस आर्सेनिक के अनुसार अमोनिया बनने पर आयतन की कमी हो जाती है ना? तो यहाँ पर हम यदि ताप को कम कर देते हैं, दाब को बढ़ा देते हैं, तो अमोनिया का निर्माण कम होता है या अमोनिया 15% बनता है। ठीक है, इसे क्या किया जाता है, 1 आयतन नाइट्रोजन और 2-3 आयतन हाइड्रोजन को संपीड़ित किया जाता है, उत्प्रेरक कक्ष में भेज दी जाती है और पुनः द्रवणित में भेजा जाता है, जहां पर अमोनिया आपका प्राप्त हो जाता है। द्रवित मतलब द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो रहता है वह पंप द्वारा खींचकर पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज दी जाती है। यह प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, यही आपसे अपेक्षा है। ठीक।